This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब और ये हमारे एंड पे ही है, मतलब 2-3 टॉपिक बचते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में फिर हम चैप्टर नंबर 4 भी शुरू कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पिछली क्लास में हमने सीखा था ग्राफ के बारे में कि ग्राफ को देख के कैसे हल निकाले जाते हैं। आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे बीज गणितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। बीज गणितीय विधि इसको कहते हैं और इसके अंदर जो है वो 2 और विधियां होती है। एक का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी का नाम है विलोपन विधि। ऐसा मत सोचना कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि सिर्फ इसी चैप्टर में आपके काम आएंगी, जी नहीं, चैप्टर नंबर 4 में ये काम आएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में भी ये काम आएगी, तो इसको ध्यान रखना है। वैसे तो चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का है, लेकिन समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको इन दोनों में से किसी एक विधि का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ये मत सोचना कि अगर इस विधि को छोड़ दिया तो सिर्फ तीसरे चैप्टर पे असर पड़ेगा। नहीं, आपका चौथा चैप्टर है उस पर भी असर पड़ेगा और आपका जो है वो कितवां चैप्टर बताया मैंने, 5वां, उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे और आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। क्वेश्चन कैसा आता है? तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो प्रतिस्थापन विधि है उससे इस समीकरण को हल करो। सवाल में ऐसा अगर लिखा है तो आपने प्रतिस्थापन विधि का ही इस्तेमाल करना है और उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अपनी मर्जी से किसी और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रतिस्थापन विधि तो करना भी उसी से पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं। एक में भी बहुत से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, करते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में कुछ डिस्कस। तो सबसे पहले तो आपको जो रूल है वो पता होने चाहिए, जो मैं फटाफट से यहाँ पे बता देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज बराबर के इस तरफ है और अगर उस चीज को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर x-5 बराबर में 15। मैंने क्या लिखा? x-5 बराबर में 15 और मुझे x का मान निकालना है। तो x का मान क्या होगा बताओ? 20। बिल्कुल करेक्ट है, 20। ठीक है, क्योंकि जो 5 है वो यहाँ पर माइनस का है, माइनस कर रहा है, और जब ये माइनस के 5 को उठा के उधर भेजा जाएगा और जब ये 15 के पास जाएगा तो ये जमा का 5 बन जाएगा। कैसा 5 बन जाएगा? जमा का 5 बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगर कोई चीज बराबर के, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग को छोड़ो और यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो। अब बहुत लेट हो गए, आप देखो 3 मिनट लेट हो। गुड इवनिंग करनी है तो पूरे 8:30 बजे ज्वाइन किया करो। ठीक है, अगर फिर से सीखना तो फिर से सीखो कि यहाँ पे -5 बराबर है 15 के, तो हमने क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है और इस माइनस के 5 को उठा करके 15 के पास भेजना है। किसके पास भेजना है? 15 के पास। तो मैंने क्या किया, x को छोड़ दिया अकेला, 15 को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया और जो ये माइनस का 5 था इसको उठा के जब वहां भेजेंगे तो ये जमा का बन जाएगा। क्योंकि ये रूल होता है, एक नियम होता है जो ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई चीज माइनस की है तो बराबर के जब उस पार जाएगी तो जमा की बन जाएगी। कोई चीज यहाँ पे जमा की है, बराबर के उस पार जाएगी तो माइनस की बन जाएगी। कोई चीज अगर यहाँ पर गुणा कर रही है तो बराबर के उस पार जाके भाग करेगी और कोई चीज अगर भाग कर रही है तो बराबर के उस पार जा करके गुणा करेगी। ठीक है, ये 4 नियम आपको आने चाहिए और याद रखने हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x माइनस y बराबर 10, मुझे यहां से x का मान निकाल के बताओ। 15 + y। ठीक है, 15 + y। 15 का बेटा, सॉरी मैम, मुझे लगा 15 है। 10 + y। 10, बिल्कुल
बिल्कुल, देखो हमने x को अकेला छोड़ा, x को अकेला छोड़ा, x के साथ कौन था, y था, y कैसा था, माइनस का था, तो हमने माइनस के y को उठाया, बराबर के इस तरफ y माइनस का है, जब इस y को उठा के बराबर के उस पार भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें जो x की वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली, प्लस की मिली, ठीक है, कितनी मिली, प्लस की। मुझे लगता है मुझे चैट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आप सभी बच्चों को बताया गुड इवनिंग के चक्कर में और नाम लिखने के चक्कर में मत पढ़ा करो। क्लास में आते हो, आपको दिख रहा है कि स्क्रीन पे कुछ समझा रहे हैं तो ध्यान दो, ये चीज नहीं समझोगे आगे बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में छोटी गलती करोगे और छोटी गलती की वजह से पोल का पूरा क्वेश्चन गलत करोगे। तो जब भी क्लास में आते हो, अगर आपको गुड इवनिंग वगैरह करनी है, अपना नाम लिखना है, तो भाई 8:30 बजे से पहले ज्वाइन करो। अगर 8:30 बजे के बाद आ रहे हो तो चैट में आपकी तरफ से कुछ नहीं आना चाहिए, तो मैंने अभी चैट ऑफ ही कर दी है, ठीक है। अब सारे यहाँ पे देखो, क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में आएगा, फिर बोलोगे कि हमने तो सीखा ही नहीं, हमें तो सिखाया ही नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर x था, x माइनस वाई जो है वो 10 के बराबर था। मैंने यहाँ पर x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए x को अकेला छोड़ेंगे, x को अकेला छोड़ दिया, बराबर के उस पार 10 लिखा था, ठीक है, x को अकेला छोड़ दिया, बराबर के उस पार क्या था, 10 लिखा था। तो y यहाँ पर माइनस का है, y को उठा के जब उस पार भेजेंगे तो y जो है वो जमा का हो जाएगा। कैसे, तो इसके हिसाब से, अगर कोई चीज बराबर के इस पार माइनस की है तो वहां जाके जमा की हो जाएगी, अगर कोई चीज जमा की है तो वहां जाके माइनस की हो जाएगी, अगर कोई चीज गुणा कर रही है तो वहां पर जाके भाग करेगी, और अगर कोई चीज भाग कर रही है तो वहां पर जाकर के गुणा करेगी। ये नियम लगता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन अगर करूं, मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे लिखा मैंने 15z बराबर में 30, तो मुझे z की वैल्यू बताइए कि z कितना आएगा। मैम ये 15 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 15। मैम 2 आएगा। अच्छा, और 2 आएगा। आप कह रहे हो 2? मैम 2 आएगा वैसे तो। हम बंद हो जाना चाहिए। देखो सबसे पहले तो पता करो कि 15 और z आपस में कर क्या रहे हैं। 15 और z आपस में गुणा कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चला गुणा कर रहे हैं, अभी माइक ऑफ रखो, मुझे कैसे पता चला गुणा कर रहे हैं, तो जब भी चीजें आपस में गुणा करती हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं होता। अगर ये दोनों आपस में जमा कर रहे होते तो इनके बीच में जमा का निशान होता, अगर ये दोनों आपस में माइनस कर रहे होते तो इनके बीच में माइनस का निशान होता, अगर ये दोनों आपस में भाग कर रहे होते तो या तो इनके बीच में भाग का निशान होता या लिखा होता 15/z। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 15 लिखा था और 15 के साथ जो है वो सिर्फ z लिख दिया था। तो जब भी आपको दो चीजें ऐसी दिखती हैं तो समझ जाया करो कि ये आपस में गुणा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? गुणा कर रही हैं, ठीक है। तो अगर 15 z के साथ गुणा कर रहा है और मैं अगर z को अकेला छोड़ दूं, 15 इसके साथ गुणा कर रहा है, तो बराबर के उस पार जाके 30 के साथ भाग करेगा, और भाग करेगा तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और z हमारा आ जाएगा 2 के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, कोई चीज जमा की है तो वो माइनस की बन जाती है, कोई चीज माइनस की है तो जमा की बन जाती है, और कोई चीज अगर गुणा कर रही है तो उधर जाके भाग करती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं इसको। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली बार भी शायद करते थे क्लास में, तो इसको नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से प्रतिस्थापन विधि सीखनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं सीखा तो आपको फिर आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। कुछ रूल बताऊंगी, उन रूल्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जो आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इनको पहले तो अलग अलग नाम दे दो। जो पहला समीकरण है उसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। क्या लिख दिया? समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा समीकरण है उसको मैंने लिख दूंगी समीकरण नंबर 2। क्या लिख देंगे हम उसको? समीकरण नंबर 2। अब आपने सबसे पहले दो समीकरणों को ऐसे देखना है ध्यान से, और इनको इनके अपने अपने नाम देने हैं, और उसके बाद क्या करना है? देखना है कि सबसे छोटा, इन दोनों में से छोटा समीकरण कौन है। ये है रूल नंबर 1 कि क्या देखना है? दोनों में
छोटा समीकरण कौन है जिसमें छोटी छोटी संख्या इस्तेमाल की है, तो वो है हमारा दूसरा समीकरण जिसका नाम है x माइनस वाई बराबर में 4। ठीक है, तो यहां से हमने क्या करना है, इसकी मदद से हमने जो है वो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। क्यों मैं दूसरे समीकरण से x का मान निकालूंगी? क्योंकि दूसरा समीकरण थोड़ा छोटा है, इसकी संख्याएं थोड़ी छोटी हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, दूसरे समीकरण में x को ऐसे का ऐसा ही रहता है। चलो समीकरण लिख लो, कंफ्यूज मत होना। मैंने दूसरा समीकरण यहाँ लिख दिया। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए पीछे अभी हमने पढ़ा था, बताओ जरा क्या होगा x का मान? मैम 4। मैम 4 प्लस वाई। वाई आ जाएगा। 4 प्लस वाई, बिल्कुल 4 प्लस वाई। x अकेला रह जाएगा, 4 वहां पे लिख रखा था तो 4 यहाँ पे ऐसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जो y है वो माइनस का है, हमने इसको माइनस के y को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमें x का मान चाहिए, x हमने अकेला रखना है, तो इसीलिए मैंने y को यहां से उठाया और बराबर के उस पार भेज दिया। क्या किया? y को यहां से उठाया और बराबर के उस पार भेज दिया। y यहाँ पर माइनस का था, बराबर के उस पार जाएगा तो जमा का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? जमा का बन जाएगा। तो इसलिए x का मान जो है वो 4 जमा y आ गया। जब आपने किसी एक चर का मान निकाला है दूसरे चर के रूप में, उस समीकरण को नंबर 3 समीकरण बोलना है। उसको क्या बोलना है? नंबर 3 समीकरण। पहला दूसरा समीकरण क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर 3 समीकरण कौन सा होगा? जिसमें आपने चर का मान निकाला था। पहले समीकरण से x का मान क्यों नहीं निकाला? इसलिए नहीं निकाला क्योंकि पहला समीकरण काफी बड़ा है, इससे x का मान निकालेंगे तो शायद कुछ दिक्कत आ जाए, फिर हमारा सवाल काफी लंबा हो जाए। ठीक है, इसलिए पहले से नहीं निकाला, दूसरे से x का मान निकाला क्योंकि दूसरा समीकरण छोटा था। ठीक है, अब क्योंकि हमने दूसरे समीकरण से x का मान निकाला है, तो जब x का मान भरोगे तो पहले समीकरण में भरना। जिस समीकरण से मान निकलता है उसमें कभी भी वैल्यू को नहीं भरा जाता। दूसरे समीकरण से x का मान निकाला तो दूसरे समीकरण में वापस मत भर देना। किसमें भरना है? तो पहले समीकरण में भरना है। तो चलो पहले तो पहला समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है x जमा y बराबर में 14। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? x को हटाना है और x की जगह पे इसका नया मान लिखना है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं इसको? प्रतिस्थापन। की यहाँ पर जो x है, ये जो हमारा x है, इस x को यहाँ से हटाओ, गायब करो। इसकी जगह पे क्या लिखो? इसकी जगह पे नया जो मान निकला है, अभी बेटा माइक ऑफ रखो, नया जो मान निकला है 4 जमा वाई, ये भरो। ठीक है, x को हटाओ और इसकी जगह पे क्या लिखो? 4 जमा वाई लिखो। तो मैंने लिख दिया x की जगह पे 4 जमा वाई। बस इसी के मान को लिखना था, बाकी सब तो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो जमा का y ऐसे का ऐसा और बराबर में आ गया 14। ठीक है, क्योंकि ये पहला समीकरण था, इसमें हमने वैल्यू भरी किसकी? x की। x कितना था? 4 जमा वाई। कहां से आया? दूसरे समीकरण से आया। कैसे? x को अकेला छोड़ा, y को उधर भेजा तो आ गया x का मान। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट को हटाते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे आसानी से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस की कोई चिंता नहीं है, ना ही कोई चीज यहाँ पे गुणा कर रही है इसके साथ। तो इस सवाल में ब्रैकेट आराम से हट जाएगा, आसानी से हट जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ माइनस का निशान होता तो ब्रैकेट को हटाने में थोड़ी दिक्कत आती, आपको गुणा करना पड़ता। मान लो यहाँ पर 3 होता तो आपको 3 की गुणा अंदर करनी पड़ती, फिर ब्रैकेट हटता। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था, इसलिए इसमें हमें ब्रैकेट वगैरह हटाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से हमने देखा कि 3 चीजें हैं। एक है 4, फिर है जमा वाई। ठीक है, तो 4 जमा वाई। हमने पिछली क्लास में, मतलब सेकंड चैप्टर में, हमने समान पदों के बारे में पढ़ा था। जब हमने अपना सेकंड चैप्टर किया था तब हमने पढ़ा था समान पदों के बारे में। समान पदों को हम जोड़ भी सकते हैं, समान पदों को हम घटा भी सकते हैं। क्या होंगे समान पद? जिनकी पास जो चर है और उस चर की जो घात है वो सेम हो। क्या होगा समान चर या समान पद? जिन पदों के पास चर भी सेम होगा, चर की घात भी सेम होगी, उसको हम समान पद कहेंगे। जैसे इन तीनों में समान पद 2 ही हैं, वो है ये दोनों। वो कौन है? वो है ये दोनों। क्यों? क्योंकि 4 के पास चर ही नहीं है,
तो 4 को हम सॉरी समान पद नहीं कह सकते। समान पद होंगे सिर्फ ये दोनों, क्योंकि इसके पास भी y, इसके पास भी y, इसकी घात में भी 1, इसकी घात में भी 1, तो चर भी समान है, चर की घात भी समान है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए काम कर रहा है किसका, समान पद का। ठीक है, हमें पता है कि समान पद आपस में जुड़ जाते हैं, तो जोड़ो जरा, y में y को जोड़ेंगे तो उत्तर में क्या आएगा, 2y। 2y, बिल्कुल, y स्क्वायर मत कर देना, 2y, क्योंकि एक y में एक और y जोड़ दिया तो कितने y हो गए, 2y हो गए, सिंपल। एक y में एक और y जोड़ दिया तो 2y हो गए, बराबर में 14, ऐसे का ऐसा। अब आपने यहां से y का मान निकालना है, क्या करना है, यहां से y का मान निकालना है, धीरे धीरे y को अकेला छोड़ो। तो पहले 2y को रख लेते हैं ऐसे का ऐसा। बताओ जरा, अगर मैं 2y को अकेला छोड़ूं तो बराबर के उस तरफ क्या लिखा जाएगा, -4। माइनस y का मान 5 आएगा। ओके, तो हमने 2y को अकेला छोड़ा, 2y को अकेला छोड़ा है, उसके लिए 4 को उठा के भेज दिया उधर। कहाँ कर दिया, 4 को उठा के भेज दिया उधर, तो 4 वहां जाके माइनस का बन गया और हमारे पास आ गया 2y बराबर में 10। क्या आ गया, 2y बराबर में 10। अब ध्यान से देखो, हाँ अब ध्यान से देखो, 2 और y आपस में गुणा कर रहे हैं, 2 और y क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं। गुणा का पता कैसे चलता है, जब चीजों के बीच में, संख्या और चर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तब समझ जाना कि गुणा हो रही है। जब आपके चर और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना जमा का, ना भाग का, ना माइनस का, तो समझ जाना कि पक्का यहाँ पे गुणा हो रही है। तो मैं भी समझ गई गुणा हो रही है। y के साथ अगर 2 गुणा कर रहा है तो बराबर के उस पार जाके ये भाग करेगा, और जब 2 ने 10 को भाग किया तो काट दिया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो हमारे पास y का मान आ गया 5। कितना आ गया, y का मान 5। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को इतना सॉल्व करते हैं और छोड़ देते हैं, इससे आगे सॉल्व ही नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। आपने अभी सिर्फ y का मान निकाला है, आपको अभी x का मान भी निकालना है। तो स्कूल में आपको बताया होगा कि y का मान निकल गया है, x का मान निकालने के लिए पहले में डाल दो या दूसरे में डाल दो। लेकिन और अगर सवाल को आसान बनाना है तो ना तो आपने पहले समीकरण में वैल्यू डालनी है, ना तो दूसरे में डालनी है, आपने तीसरे समीकरण में वैल्यू भरनी है। किसकी, y की। तीसरा समीकरण कौन, तो तीसरा समीकरण वो वाला समीकरण होता है जहां पर हमने एक चर का मान निकाला होता है। जब मैंने दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करके x की वैल्यू को निकाला, उसको मैंने समीकरण नंबर 3 बोल दिया था, क्योंकि ये मेरी मदद करेगा x निकालने में। y तो निकाल दिया, x निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि तीसरे में डाल दो। ठीक है, तो डाल देते हैं x ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा, y का मान अभी अभी निकाला 5 के बराबर, तो x जो है वो हमारा आ गया 9। x कितना आ गया हमारा, 9। तो हमें पता चल गया कि x का जो मान है वो 9 है और y का जो मान है वो 5 है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि उत्तर सही कि गलत, तो x और y की वैल्यू को किसी एक समीकरण में डाल दो, तो दूसरे समीकरण में डालते हैं क्योंकि दूसरा समीकरण छोटा है। दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर में 4। x की जगह पे 9 है, 9 लिख दिया, y की जगह पे 5 है, 5 लिख दिया, बराबर में 4 था, 4 ही लिखेंगे। 9 में से 5 गया तब भी 4 आया, मतलब बराबर के इस तरफ भी 4, बराबर के उस तरफ भी 4, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो इसका मतलब हमने जो x और y का मान निकाला वो बिल्कुल सही निकाला। ऐसे आप अपने आंसर को खुद ही चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये था पूरा का पूरा सवाल जो कि हमने अभी कर दिया है। और अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा क्योंकि सवाल में बहुत सारी चीजें करनी है। हाँ बोलो। ये जो आपने चेक किया है इसको ये कौन से समीकरण में रखा आपने? दूसरे में, आप पहले में भी रख सकते हो। ठीक है, पहले में आना चाहिए 14। पहले समीकरण में भरूं अगर मैं, तो x प्लस वाई बराबर में 14। x की जगह पे कितना है, x की जगह पे है 9, y की जगह पे है 5, बराबर में 14 था तो हम भी 14 लिखेंगे। 9 में 5 जोड़ा 14 आ गया, यहाँ पर भी 14 ही था। तो हमने जब चेक किया तो पहले समीकरण में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो अभी उतना समझ नहीं आएगा, एक और
एक आधा और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये काफी बड़ा सवाल है, इसको नहीं करते अभी, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिंपल सवाल करते हैं, फिर पोल में भी आपको सिंपल सवाल ही आएगा, ठीक है। मैम जब आपने आंसर बताया था वो एक बार सवाल समझाया था, मैंने वो बताना हमारी क्लास लेफ्ट हो गई थी। कौन सा आंसर समझाया था? जब भी करवाया था आपने। शुरू से करना है क्या? मैम यहीं से ही। अगर शुरू से करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको सीखने के बजाय अगला सवाल सीख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा वेस्ट। जब क्लास के टाइम होगा जब समझा देना। हाँ ठीक है, क्योंकि इसको फिर से समझा तो फिर इसी में रह जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम देखें x माइनस वाई बराबर है 10 के, और दूसरा समीकरण अगर मैं लूं x प्लस वाई बराबर है 20 के। चलो अब थोड़ा सा इसको टफ करते हैं, सिर्फ x प्लस वाई ना लेकर के x प्लस 2y लेते हैं, ठीक है, x प्लस 2y इसको लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि छोटा समीकरण कौन है, उसकी मदद से हमने x की या y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखा भाई छोटा समीकरण तो हमारा ये वाला था, मतलब पहला समीकरण था, तो मैंने पहले समीकरण को ऐसे का ऐसा लिख दिया, और यहां से मुझे x का मान निकालना है। तो बताओ x का मान क्या आएगा? 10 प्लस वाई। प्लस वाई। x का मान आ जाएगा 10 प्लस वाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 10 जमा वाई। क्यों? क्योंकि x को अकेला छोड़ना है, माइनस के y को उठा के उधर भेजना पड़ेगा। माइनस के y को उठा के जब उधर भेजेंगे, y यहाँ पर माइनस का है तो वहां जाके जमा का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? जमा का बन जाएगा। बिल्कुल याद से इस समीकरण को नाम दे देना है समीकरण नंबर 3 का, क्योंकि आगे चल के ये समीकरण हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब हमने x का मान निकाल दिया, कहां से निकाला? समीकरण नंबर 1 से निकाला। तो इसको डालेंगे कहां? तो इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2 में। याद रखना, जिस समीकरण से मान निकालते हो कभी भी उसमें वापस मत भर देना, आंसर ही नहीं निकलेगा। पहले से आपने वैल्यू निकाली है x की, तो दूसरे में डालो। तो पहले दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, x जमा 2y बराबर में 20। रुको इसको चेंज करती हूँ मैं, x जमा 2y नहीं, 2x जमा y करते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन लिखा है अपनी कॉपी पर तो आप भी चेंज कर लो क्वेश्चन। दूसरा समीकरण है 2x जमा y बराबर में 20, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू भरनी है, तो 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, x की जगह पे लिखनी है नई वैल्यू। x को हटाओ, अब x को हटाओ, क्या लिखो x की जगह पर? तो ये वाली वैल्यू लिखो x की जगह पर, जो कि क्या है? जो कि है 10 जमा y। क्या है? 10 जमा y, और जमा का y था समीकरण में, तो ऐसे कैसा लिखना पड़ा, और 20 भी ऐसे कैसा लिखना पड़ा। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर चूज किए ताकि आप समझ पाओ कि मैंने दूसरे समीकरण का सब कुछ वैसे का वैसा लिखा है, बस x को हटा के उसकी जगह पे उसका नया मान भर दिया है। x को हटा के उसकी जगह पे उसका क्या कर दिया है? नया मान भर दिया है, ठीक है। 2x के साथ गुणा कर रहा था, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन तो नहीं है। इनके बीच में जब कोई साइन ही नहीं तो हम समझ जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं। 2 अगर x के साथ गुणा कर रहा है तो 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी गुणा ही करेगा। अब गुणा करने का तरीका होता है, हमने पढ़ रखा है ये तरीका। अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है और गुणा कर रही होती है, तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर चीज के साथ बारी बारी से गुणा करेगा। ऐसा मत करना जल्दबाजी में लिख दिया 2 10 से 20, जल्दबाजी में लिख दिया 2 10 से 20 जमा y, फिर गलत करोगे। क्योंकि क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर चीज के साथ गुणा करती है, करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 10 और y था,
है ना, और ब्रैकेट के बाहर हमारा 2 था, तो 2 ने जब 10 से गुणा की तो ये बन गया 2 10 से 20। जमा का निशान 2 जब y के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 2y। किस किस को बस यहां तक समझ आया कि गुणा कैसे की, सिर्फ इतना क्लियर है? क्लियर है मैम। मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। जब भी कोई चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है, जैसे कि हमने लिखी है 10 जमा y ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर है, क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो ये गुणा कैसे करेगा, ये 2 जो है वो बारी बारी से दोनों के साथ गुणा करेगा। ऐसा मत करना कि 2 की गुणा 10 के साथ करवा दी और y के साथ करवाना भूल गए, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो 2 है ये पहले 10 के साथ गुणा करेगा, तो 2 10 से आ गया 20, ठीक है, फिर यही वाला 2 क्या करेगा, y के साथ भी गुणा करेगा, तो आ जाएगा गुणा करके 2y, ठीक है। बीच में इनके जमा का निशान है, इनके बीच में क्या है, जमा का निशान है, तो 20 और 2y के बीच में भी जमा का निशान ही लगाएंगे। बताओ अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, दोनों से Yes, गुणा ma'am. करवानी है, बस इतना ही। और जमा का y ऐसे कैसा लिख दो और बराबर में 20 भी ऐसे कैसा लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। y वाली चीजों को आपस में जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 20 जमा 4y 4, ध्यान से 3y। मैम 3y। 3y, 3y हमें होगा। एक जोड़ा तो 3y बराबर में 20, ठीक है। अब 3y को छोड़ेंगे अकेला, क्यों, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए पहले लिख दिया मैंने 3y। अब बताओ 3y के बाद बराबर के उस पार मैं क्या लिखूं, मैम माइनस का 20। मैम सिर्फ 20। माइनस का 20 और कुछ नहीं लिखेंगे। और मैम वो प्लस का 20 जो है वहीं पे। नहीं, x का मान किसी में भी नहीं रख सकते। अगर आपने दूसरे समीकरण से मान निकाला है तो पहले में डालो, पहले से मान निकाला है तो दूसरे में डालो। अगर जिससे आप निकालोगे x की वैल्यू उसी में वापस भर दोगे तो आंसर ही नहीं निकलेगा। देखो भाई, जब आपने लिखना होता है तो ऐसे लिखा करो कि 3y तो ऐसे का ऐसा, ठीक है, बराबर के उस पार पहले से तो कोई बैठा है ना, बराबर के उस पार पहले से भी तो बैठा है, 20 बैठा है बराबर के उस पार, तो 20 भी लिखो। 3y भी लिखा जाएगा, बराबर का निशान लगा के 20 भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये 20 बराबर के उस पार पहले से ही बैठा हुआ था। कौन इसके पास जा रहा है, तो ये वाला 20 इसके पास जा रहा है, तो ये वहां जाके हो जाएगा माइनस का 20। अभी समझ आया? जो नीला वाला 20 है वो पहले से यहाँ बैठा हुआ था, और जो ये लाल रंग का 20 है ये उधर से आया है, ठीक है। बताओ अभी कोई डाउट? नो अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। देखो, मैंने कहा कि हमने 3y को अकेला छोड़ना है। 3y को अकेला छोड़ना है तो क्या करेंगे, 3y का 3y लिखेंगे। क्या करेंगे, 3y का जो है वो 3y ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने y का मान निकालना है तो हमें y को धीरे धीरे अकेला करना पड़ता है। तो 3y की जगह पे 3y लिख दिया, बराबर का निशान पहले से ही यहाँ पर 20 लिखा है तो हम भी यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो 20 है वो भी उधर जाएगा। ये जो लाल रंग का 20 है ये पहले से लिखा हुआ है, और अब जो 20 मैं लिखने जा रही हूँ काले रंग का, ये बराबर के उस तरफ से आया है। कहाँ से आया है, बराबर के उस तरफ से आया है। बराबर के उस तरफ वाला 20 यहाँ पर जमा का था, ठीक है, जमा का था। जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 3y बराबर कितना, 0। इसमें से 20 गया तो 0। अब मुझे y का मान बताओ। मैम 3। मैम y इक्वल 3 माइनस का। अर्षिता आप गलत कर रहे हो बेटा, आप इसको माइनस का क्यों बना रहे हो? ये देखो कि 3y के साथ कर क्या रहा है, 3y के साथ कर रहा है गुणा, ठीक है। यहाँ पे गलती करोगे फिर आप आगे क्वेश्चन में भी यहाँ गलती करोगे। ध्यान रखो बिल्कुल कि ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, जल्दबाजी में मत करो। बिल्कुल देखो आराम से कि क्या इनके बीच में कोई साइन है, नहीं था। रुक जाओ भाई, अब चैट में मत लिखो, नहीं तो फिर से ऑफ करनी पड़ेगी। चैट में मत लिखा करो, एक बार आंसर दे दिया फिर रुक जाया करो। देख लिया मैंने आंसर किसने किसने दिया है। 3y के साथ गुणा कर रहा है तो
तो y को अकेला छोड़ दिया, बराबर के उस पार पहले से 0 था, 0 लिख दिया। ये 3 भी उठाया और उधर भेज दिया। 3 यहाँ पर y के साथ गुणा कर रहा है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो 0 के साथ भाग करेगा। अब 0 के साथ कोई गुणा करे, कोई भाग करे, 0 उसको खत्म कर देता है। तो 0 ने क्या किया, 3 को भी खत्म कर दिया, और इससे हमारा आंसर हमें मिल गया कि y भी 0 के बराबर आ चुका है। y भी किसके बराबर आ चुका है, 0 के बराबर। y का मान मिल गया। अब x का मान निकालना है, यहां लिख लेती हूँ कोने में कि y जो है वो 0 है। x का मान निकालने के लिए ना तो पहले में ना तो दूसरे में, सीधा तीसरे में वैल्यू डालोगे तो आंसर जल्दी भी आएगा और बिना किसी दिक्कत के आ जाएगा। ठीक है, आंसर कैसा आएगा, जल्दी भी आएगा और बिना किसी दिक्कत के आ जाएगा। तो x को x ही रहने दिया, बराबर में 10 था तो 10 लिख दिया, जमा का y था, y की जगह पे पता है कितना कितना अभी निकाला हमने, y की जगह पे हमने निकाला अभी 0, तो x कितना आ जाएगा, 10। x कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। मुस्कान आप बहुत लेट हो बेटा, आधा घंटा हो चुका क्लास को, फिर से तो इसको हम रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर 15 मिनट और इसी पे चले जाएंगे। थोड़ा बता दो बस बीच बीच में से, बता देना। तब तक के लिए इसको ट्राई करो, बताओ कि चेक करो कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। बाकी फटाफट से बताती हूँ मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। हमें 2 समीकरण दे रखे थे, x माइनस वाई बराबर 10, 2x जमा y बराबर 20। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। हमने पहले समीकरण से x के मान को निकाला, पहले समीकरण की मदद से क्या किया, x के मान को निकाला। x बराबर यहाँ पे था x माइनस वाई बराबर में 10, हमने x को अकेला छोड़ा, y माइनस का था, बराबर के उस पार गया तो जमा का हो गया, तो x का मान आ गया 10 जमा y। ठीक है, y माइनस का था, उधर भेज दिया 10 के पास तो जमा का बन गया। ये हमने निकाल दी x की वैल्यू। जब हमने x की वैल्यू निकाली तो हमने x की वैल्यू निकाली थी अपने पहले समीकरण से, तो अगर x की वैल्यू पहले समीकरण से निकाली है तो दूसरे समीकरण में उसको भरना है। क्या करना है, दूसरे समीकरण में उसको भरना है। ये है मेरा दूसरा समीकरण, मैंने इसमें भर दी x की वैल्यू। 2 का 2, x की जगह पे आया था 10 जमा y, तो मैंने यहाँ पे 10 जमा y भर दिया, ब्रैकेट के अंदर उसको डाल दिया, और जमा का y ऐसे का ऐसा, 20 ऐसे का ऐसा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने इसको हल किया। हल करने के लिए जो ब्रैकेट के बाहर 2 था, इसने ब्रैकेट में लिखी दोनों संख्याओं से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 20 जमा 2y, ये आ गया ब्रैकेट सॉल्व करके जमा y बराबर 20, ऐसे का ऐसा नीचे उतार दिया। फिर हमने देखा कि 2y और y तो समान पद है, समान पद है तो आपस में जमा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे तो आ गया 3y, है ना, जमा करके आ गया 3y, तो 20 ऐसे का ऐसा, इन दोनों को जोड़ के आ गया 3y। और अब हमने इसको और हल करना है, y को अकेला छोड़ना है। y को अकेला छोड़ने के लिए पहले हमने 3y को अकेला छोड़ा, 3y को अकेला छोड़ा तो ये जो 20 था इसको उठा के उधर भेज दिया। यहाँ पे 20 था जमा का, बराबर के उस पार चला गया तो बन गया माइनस का, 20 में से 20 गए तो आ गया 0, और y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास इस हिसाब से 0। y 0 के बराबर मिल गया तो हमने y के मान को तीसरे समीकरण में भर दिया। तीसरे समीकरण में भरने पर x बराबर है 10 जमा y था, y की जगह पे 0 है तो मैंने भी 0 लिखा, और हल करने पे मुझे मिल गया x बराबर में 10। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आंसर। इसका अगर किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। मैम कर लिया चेक, बिल्कुल आ गया, फिर सही आ गया। यस मैम। चलो ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। वो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, अपने हिसाब से ट्राई करना उसको। क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, एक समीकरण आपको दे रखे हैं 2, लिख लेती हूँ मैं उनको। पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर में 8, और दूसरा समीकरण है x जमा y बराबर में 5। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना और सुन लो कि करना क्या है। समीकरण नंबर 1 बहुत ज्यादा बड़ा है, यहां से वैल्यू निकालोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए समीकरण छोटे वाले को लो, दूसरे वाले समीकरण को लो और यहां से x का मान निकालो। किसका मान निकालो, x का मान निकालो। किससे निकालना है, दूसरे समीकरण से। किसका मान, x का मान। x का मान दूसरे समीकरण से निकालोगे तो भरना किसमें है, भरना है पहले समीकरण में। ठीक है, निकाला दूसरे से तो भरना है पहले समीकरण में, और एक बार पहले समीकरण में वैल्यू भर दी, वहां से फिर y का मान निकल जाएगा,
y का मान आ गया तो उसको तीसरे समीकरण में भर देना। किसमें भर देना? तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण कौन होगा? जो आपका x का मान निकल के आएगा वही तीसरा समीकरण होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बता दी। अब इसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। जितना समझ आया, जैसा समझ आया कोशिश करो, और आंसर देना है पोल में, जो कि अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जब मैंने अभी पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाए तो बहुत से बच्चे बस तुक्का मार रहे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ऐसा ना हो। अगर आप तुक्का मारोगे या तुक्का मारने वाले हो तो फिर क्वेश्चन करो ही मत, पोल में आंसर दो ही मत, ठीक है। लेकिन अगर तुक्का नहीं मारने वाले हो, कॉपी पे सॉल्व करने वाले हो, सही आए गलत आए उसकी चिंता नहीं करनी है, सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। 70 बच्चे क्लास में है और इसको सॉल्व कीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में देना है। अगर किसी को नहीं पता पोल क्या है, कहाँ है, तो पूछ सकते हो। चलो सभी कोशिश करो। किसी को अगर ऑप्शन नहीं दिख रहे हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में कोई दिक्कत आ रही हो, वैसे आप फोन की स्क्रीन को ऐसे जूम कर सकते हो, ऐसे करके करोगे तो जूम हो जाएगी, ऑप्शन बड़े बड़े दिख जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। डन मैम। डन मैम। हो चुका है, हैंड रेज कर लो। हो गया मैं। जिसका भी हो गया है बस अपना हैंड रेज कर लो तो मुझे पता चल जाएगा। और जब आपका आंसर निकलेगा ना, उसको चेक भी कर लेना, ठीक है, उसकी जांच भी कर लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। अभी बहुत से बच्चों ने जो आंसर दिया है वो गलत है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का सही भी आ रहा है। वेरी गुड, बस ऐसी कोशिश करते रहो। बस कॉपी पे सॉल्व करो। अगर आप अपने क्वेश्चन को कॉपी पे हल करते हो, 90% चांस है कि सही उत्तर आ ही जाता है। लेकिन अगर बैठना है तुक्के के उस पर ही कि नहीं मैं तो बस दिमाग में हल करके आंसर दे दूंगी या दिमाग में हल करके आंसर दे दूंगा, तो फिर नहीं होगा। और इस प्रतिस्थापन विधि पर या विलोपन विधि पर आपका तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर सारे डिपेंड करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से सीखो और चिंता मत करो, इसको भी सीखेंगे। जिसकी अभी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को देखना कि कहाँ कहाँ हो रही है। फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो फिर देखना कि अच्छा मेरी गलती यहाँ पर हुई, अगली बार ये गलती मुझसे ना हो, ठीक है। 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 66 स्टूडेंट्स क्लास में है, लेकिन कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो मैं 60 समझ के चल रही हूँ कि 60 बच्चे हैं जिनके पास पोल है और जो पोल में आंसर कर सकते हैं। चालीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 20 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी आप देख सकते हो पोल का रिजल्ट भी पोल सेक्शन में जाके, ठीक है।
45 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ज्यादा बच्चों का गलत है और कम बच्चों का सही है, पर कोई बात नहीं, पहला सवाल था। कितने बच्चों का ठीक है? अब ये तो नहीं पता ना, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, अभी नहीं बता सकते। और बाकी देखते हैं, 50 लगभग बच्चों के आंसर आने वाले हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो मैं वेट करूंगी 9:10 का, तो हो ही गए, तो चलो 11 तक वेट करते हैं। 9:11 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद हम पोल को फिर एंड कर देंगे, ठीक है। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, जो कि मैंने आप सभी को ग्रुप में भेज दी थी। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो ग्रुप में देख लेना और अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन स्टार्ट करते करते मान लो किसी सवाल में फंस गए, कोई सवाल आपको समझ ना आए कि क्या हो कैसे हो, तो आपने अगली क्लास में 10 मिनट पहले आना है, 8:20 पे क्लास में आना है और मुझसे अपना क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा एनुअल एग्जाम कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें आपको दिख जाएगा जब प्रतिस्थापन विधि आएगी तब, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से सीखो भाई, अभी भी मौका है, क्योंकि हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। चलिए, तो अभी 51 बच्चों के आंसर आ गए और 11 भी हो चुके हैं, तो करते हैं 10 मैम टाइम चाहिए। करते हैं आगे। मैम 2 मिनट को 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट रुकेंगे 12 तक, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है, अभी बिल्कुल छोटा सवाल था ये तो। 12 तक वेट करूंगी, अगर आपका आंसर नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट में दे देना, ठीक है। मैम जी मेरे में तो पोल का ऑप्शन ही नहीं आता है। हाँ बेटा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अपना आप एक बार ऐप अपडेट करके देखना, उसके बाद भी ना आए तो मैम मतलब किया नहीं आ था। सकता। हाँ बेटा, और भी बच्चे हैं यहाँ पर जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैम हो गया। कोई और फोन हो घर में आपके पास, मतलब किसी और का फोन आपके पास घर में अगर अवेलेबल है तो उसमें क्लास लेके देखना, क्योंकि कभी कभी फोन पे भी डिपेंड नहीं करता है। मैम, हाँ, तो इसलिए तो नहीं हो पाएगा अभी। अगर होता कोई एक्स्ट्रा फोन तो उसमें आप चेक कर पाते, लेकिन अभी नहीं है तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसका आंसर आपको चैट में ही देना पड़ेगा। ओके मैम। ओके, करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। हो गया मैम। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो। कुल 58 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था, जिसमें 30 बच्चों ने शायद सही किया है और 25, 26, 27 बच्चों ने गलत किया है। तो देखते हैं अब कि कैसा है, क्योंकि बाकी तो पोल रिजल्ट में दिख ही जाएगा कि किसने किस ऑप्शन को चुना था, क्योंकि पोल रिजल्ट आपका जो मैं भेज रही हूँ वो अलग तरीके का भेज रही हूँ, जिसमें मुझे दिख जाएगा कि इस बच्चे ने इस ऑप्शन को चुना था। तो चैट में बिल्कुल सच लिखना है, ऐसा मत करना कि चैट में लिखा है सी और जब पोल रिजल्ट बनाऊं तो पता चला कि भाई क्लिक किया था ए पर, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिसने जिसको चुना है ईमानदारी से वही बताना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ध्यान से सीखना, स्पेशली वो बच्चे जिनको पिछले क्वेश्चन में डाउट थे, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो पिछले क्वेश्चन समझने की दोबारा से जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने देखा कि सेकंड वाला समीकरण है बिल्कुल छोटा सा, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम, और मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, बहुत ज्यादा तो आप कमेंट्स कर रहे हो। हाँ बेटा, आपको सोना तो सो जाओ, कोई बात नहीं, पेपर मेरा थोड़ी है, पेपर तो आपका है ना। जब आपको चिंता नहीं है पेपर की तो फिर मैं भी क्यों चिंता लूं, है ना। तो आपको सोना है अगर, तो बिल्कुल क्लास को लेफ्ट करो, आराम से सो जाओ, लेकिन जिसको पढ़ना है वो क्लास में रहो। तो हमने x का मान निकालना था, x का मान निकालने के लिए पहले समीकरण पूरा लिख लेते हैं। x + y = 5, ये दूसरा समीकरण था। इस दूसरे समीकरण से हमने x का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। x को अकेला छोड़ो, x को जब अकेला छोड़ा तो इसका मतलब है y को उठा के 5 के पास भेजना है, ठीक है। तो जैसे बराबर का निशान लगाते हो, बराबर के उस पार जो लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5, तो आपने भी बराबर के बाद 5 लिखना है, ठीक है। x को अकेला छोड़ा है, मतलब y को हटाना पड़ेगा। y यहाँ पर जमा का है,
बराबर के उस पार जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, y यहाँ पे जमा का है, बराबर के उस पार जाएगा तो कैसा हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने x का मान निकाल लिया है और इसको हमने नाम दे दिया है समीकरण नंबर 3। x का मान हमने y के टर्म में निकाला है। ठीक है, अब क्योंकि समीकरण नंबर 2 से आपने x निकाला तो समीकरण नंबर 2 में मत भरना, तो कहां भरे, समीकरण नंबर 1 में। जिस समीकरण से वैल्यू को निकालते हैं कभी भी वापस उस समीकरण में वैल्यू को मत डालना, नहीं तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, मतलब निकलेगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा समीकरण लिख लिया मैंने। दूसरा समीकरण हमारे पास था x माइनस 2y बराबर में इसके 8, x माइनस 2y बराबर में इसके 8। x को हटाओ, x की जगह पे इसका नया मान लिखो। क्या करो, x को हटाओ, x की जगह पे इसका नया मान लिखो, जो कितना है, जो है 5 माइनस वाई, जो कितना है 5 माइनस वाई। x की जगह पे 5 माइनस वाई लिख दिया, ब्रैकेट लगा दो। आगे माइनस का 2y है तो 2y ही लिखना पड़ेगा, बराबर का 8 है तो 8 ही लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये ब्रैकेट के अंदर था, 2y ब्रैकेट के बाहर था, तो क्या पता इसको माइनस भी दोनों के साथ करना हो। नहीं, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता। कभी भी सोचो आप कि ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो हमने दोनों के साथ हल करना है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ गुणा में होता है। अगर यहाँ पे गुणा का निशान होता तब आप 2y की गुणा इसके साथ भी करवाते और इसके साथ भी करवाते, लेकिन यहाँ पे गुणा का निशान नहीं था, माइनस का निशान था। तो ये जो ब्रैकेट है ये खुल जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ गुणा करने के लिए कोई नहीं है, तो ये अपने आप ही खुल गया। ये बन गया 5 माइनस वाई माइनस का 2y बराबर का 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि 5 को तो हम इनके साथ ना जोड़ सकते ना घटा सकते, क्योंकि क्या है ये तो संख्या है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनके पास चर है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को देखो और फैसला लो कि इनको क्या किया जाए, आपस में घटाया जाए कि आपस में जोड़ा जाए। जोड़ा जाए, हम जोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको आपस में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब है इनको हमने आपस में जमा करना है। ठीक है, 2y में एक y जुड़ गया तो कितने y बन गए? 3y माइनस 3y। 3y। साइन कौन सा आएगा 3y के पास? माइनस का। माइनस का, बिल्कुल। माइनस का क्यों? क्योंकि मैम माइनस का है ना। कौन है माइनस का? y 2 का बड़ी संख्या माइनस की है। बड़ी संख्या, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें, हाँ और माइक ऑफ कर दो, अगर हम देखें तो 1y और 2y, इसमें क्या है, इसमें जो बड़ा है वो 2y है। ठीक है, अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो इन दोनों में बड़ा कौन? बड़ा है माइनस का 2y। इसके पास माइनस का निशान, तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। ये हमने जमा के नियम में पढ़ा था। ठीक है, बढ़ते शायद हमने इसको पिछली क्लास में किया था। 5 ऐसे का ऐसा नहीं, 5 को ऐसे नहीं रखेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए माइनस के 3y को अकेला छोड़ो। मैंने क्यों माइनस को इसके साथ रखा? सोचो जरा, क्यों मैंने माइनस को साथ रखा? क्योंकि जो 3y है उसका निशान माइनस का है। कभी भी आप संख्या को बिना उसके चिन्ह के नहीं रख सकते। बिल्कुल मना की मैंने कि कभी भी संख्या को या किसी भी चीज को उसके चिन्ह के बिना नहीं रख सकते। अगर माइनस 3y माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि 5 इसके साथ माइनस कर रहा है तो वहां जाके जमा करेगा, नहीं। 5 के पास अपना खुद का चिन्ह कौन सा है? 5 के पास अपना खुद का चिन्ह जमा का है, जो कि लिखा नहीं है पर हमें पता होता है। जिसके पास कुछ नहीं उसके पास जमा। ठीक है, उसके पास जमा। तो 8 ऐसे कैसा रहेगा? 5 यहाँ पर जमा का है, इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का बन जाएगा। तो ये बन गया 8 माइनस 5। ठीक है, ये बन गया 8 माइनस 5। माइनस का 3y ऐसे का ऐसा, 8 में से 5 गए तो भी 3 आएगा, 8 में से 5 गए तब भी 3 आएगा। y को अकेला छोड़ना है, y के साथ माइनस का 3 गुणा कर रहा है। ध्यान रखना, y के साथ कौन गुणा कर रहा है? माइनस का
3, तो आप -3 को उठाओ, क्या करो, -3 को उठाओ और इस 3 के साथ इसकी भाग करवाओ। यहाँ पे मत करना कि साइन बदल दिया, नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि जो -3 है वो y के साथ गुणा कर रहा है। -3 हम यहाँ पे इसको एक संख्या मान के चलेंगे, ना कि इसके चिन्ह को बदलेंगे, कि अगर 3, कैसा 3, -3 y के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर के उस पार जाके भी यही 3, कैसा वाला, माइनस वाला, इसके साथ भाग करेगा। काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो y का मान कितना आया, -1। -1, बिल्कुल करेक्ट है, -1, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था भाग में क्या होता है, अगर कोई संख्या जमा की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे मत देखना बड़ा छोटा, गुणा भाग में बड़ा छोटा नहीं देखते, गुणा भाग में चिन्हों की भी गुणा करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। y हमें -1 मिल चुका है, y हमें क्या मिल चुका है, -1 मिल चुका है, तो इसीलिए इसमें हम बड़ा क्या छोटा भी करेंगे, नहीं है कोई। हाँ वैसे तो बड़ा छोटा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि भाग में ऐसा कभी करना मत, ठीक है ना, भाग में ना गुणा में बड़ा छोटा मत देखना, बड़ा छोटा देखते हैं सिर्फ जमा और घटाव में। y की वैल्यू को भर दो समीकरण नंबर 3 में, तो x हमारा रह जाएगा ऐसे का ऐसा, 5 रह जाएगा ऐसे का ऐसा। ये जो काला वाला माइनस है ये इसका माइनस है, ठीक है, जो मैंने काला वाला माइनस लगाया ये इसका माइनस है, और y का मान भरना है तो y का मान -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 माइनस आएंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, काला वाला माइनस है इसका, जब हमने x का मान निकाला था तो 5 - y आया था। चलो इसको काला के नीला रखती हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि ये जो नीले रंग का माइनस है ये वाला माइनस है, और जो लाल रंग का माइनस है वो ये वाला माइनस है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो x रह जाएगा ऐसे का ऐसा, 5 में करो जरा इसको, माइनस माइनस 2 चिन्ह एक साथ हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, माइनस माइनस 2 चिन्ह एक साथ हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते, तो हम इनकी भी आपस में प्लस गुणा हो करा जाएंगे। देते हैं, ठीक है। हाँ 5 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस बन गया प्लस, जमा का आ गया 1, तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो y बराबर है -1 के और x बराबर है 6 के, तो ये हमारा हमें आंसर अपना मिल गया इस तरह से। और इसकी आप चेकिंग भी कर सकते हो, इसको आप चेक भी कर सकते हो। x की वैल्यू 6, चलो इस वाले समीकरण में डालते हैं, x की वैल्यू है 6, पहले समीकरण में, पहला समीकरण का कौन सा समीकरण था, ये दूसरा था शायद। x की वैल्यू 6 तो 6 लिख दिया, y की वैल्यू -1 तो -1 लिख दिया, बराबर में 5 था 5 लिख दिया, 6 में से 1 गया तब भी 5, और बराबर के उस पार भी था 5, तो 5 5 बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे हैं, हमारे आंसर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी था वो बिल्कुल करेक्ट था, जो कि शायद काफी बच्चों ने चुना था, लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत आंसर भी चुने हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझा करो। हाँ सी चुना है 31 बच्चों ने, और 25 26 27 बच्चों ने चुना है ए बी और डी को, ठीक है। तो बाकी अभी अगर एक और सवाल करेंगे तो वो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी क्या करते हैं, आप सभी के डाउट्स ले लेते हैं। जिसका जिसका भी डाउट है वो क्लास में रहो, क्लास को जल्दी एंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो सबको समझाते समझाते टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी क्लास को रखते हैं इतना ही, और जो भी डाउट है वो पूछ लो, और बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।